नमस्कार। इंडिया एनालिसिस एमपी में थर्ड फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है और जो समय है वो धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और यही कारण है कि हम लगातार जो बात कर रहे हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की। लेकिन इसके साथ ही कई गुणा गणित अन्य दलों की तरफ से अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ती रही है और कहीं ना कहीं हर विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जो सीटें हैं वो रही हैं, भले कम हो, 4 हो, 6 हो, 3 हो, लेकिन बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज हर विधानसभा चुनाव में दिखाई है। लेकिन एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले बहुजन समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है। इसके साथ ही बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिन रहे और उनका फोकस खास तौर पर उन चेहरों पर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे या कांग्रेस से नाराज रहे, या उनको लगता है कि इस चेहरे का कोई न कोई जनाधार अपनी विधानसभा सीट पर है, या फिर अलग अलग जो समीकरण है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो चाहे क्षेत्रीयगत समीकरण हो, उस पर वो फिट बैठते हों। और यही कारण है कि कई नेताओं के साथ उनकी चर्चा भी हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, कुछ सीटों को लेकर कहा है कि 10 से 12 सीटें कांग्रेस छोड़ देती है तो हर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो जो बदला हुआ प्रवेश है, आम आदमी पार्टी अलग ताल ठोक रही है, ओवैसी की पार्टी अलग दम दिखाने की तैयारी में है। तो तमाम सारी चीजें हैं और इन चीजों का क्या कुछ इम्पैक्ट इस चुनाव में होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से चुनौती होगी, कांग्रेस किस तरह से इसको लेती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में होने वाले आम चुनाव में मिलकर लड़ने को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। इसका साफ मतलब है कि ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दोनों पार्टियों ने एक बड़ी ताकत बन करके बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगी। और इसी शॉर्ट नोटिस को लेकर के आप लोगों को बुलाया गया है और इसमें हमारे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें 52 सीटों पर गोंडवाना पार्टी चुनाव लड़ेगी और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो गठबंधन हम लोगों ने किया है, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में आने वाले इसी 2023 में नवंबर दिसंबर जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भी जो सभी हम समुदाय के लोग हैं सभी को एक मुट्ठी में बांध के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार हम लोग सरकार में सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में जिस तरह से ये गठजोड़ हुआ है, ये गठजोड़ कितना बीजेपी के लिए चुनौती भरा होगा या फिर कांग्रेस के लिए होगा, फिर कितना असर इस चुनाव में ये दोनों मिलकर डाल पाते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरह से ताल ठोक रही है उसका क्या कुछ इफेक्ट होगा, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी रहे, वो किस तरह की तैयारी पर हैं, आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। एमपी में थर्ड फ्रंट पर चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका हम तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं गुंजन चौकसे जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है गुंजन जी आपका।
हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में है। आशीष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास ही आता हूं। जिस तरह से हम लगातार बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, लगातार बात कांग्रेस की करते हैं, लेकिन अन्य पार्टियां जिस तरह से दमखम के साथ मैदान में धीरे धीरे उतर रही हैं, उनका क्या कुछ इफेक्ट इस चुनाव में होगा? और ताज़ा मामला जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको लेकर हम कहते रहे हैं कि निष्क्रिय नज़र आ रही है, हालांकि हर चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, खासतौर पर वो सीटें जो मध्य प्रदेश का वो अंचल जो यूपी से लगा होता है। अब गोंडवाना के साथ उसका ये गठबंधन है, किस रूप में इसे देखें? किसी तरह का इफेक्ट अब इस चुनाव में दिखता है दोनों के बीच का जो गठजोड़ है? समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, दोनों के जो प्रभाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जिसे अगर हम प्रभाव क्षेत्र कहें तो वो अलग अलग। बहुजन समाज पार्टी जो है मुख्यतः जो है वो उत्तर प्रदेश से सटे कुछ सीमाओं पर असर करती है और उसके कुछ नतीजे हमने देखे भी हैं। ये जब मध्य प्रदेश अविभाजित था, छत्तीसगढ़ था, 320 सदस्यों की विधानसभा थी, तब भी बहुजन समाज पार्टी का उभार था। एक वक्त में काफी संख्या में उसके नेता सामने आए थे, विधायक भी चुने गए थे। और जब मध्य प्रदेश विभाजित हुआ उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी कई बार विधायक जीती। तो देखिए, तो इसमें दो चीजें हैं। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक चुनाव में ज्यादा ताकत दिखाई थी, उसका प्रभाव क्षेत्र महाकौशल की तरफ देखा गया। तो अब अगर ये दोनों पार्टी मिलती हैं और दलित और आदिवासी वोटों के बीच में कोई तालमेल पैदा कर लेती है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नतीजे बहुत ज्यादा पलट जाएंगे, इक्का दुक्का कुछ सीटों को छोड़ दें तो। लेकिन ये जरूर है कि जो बड़े दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा, उनके परंपरागत वोटों को यदि छोड़ दिया जाए तो जो फ्लोटिंग वोट होते हैं, जो हर तबके के, हर वर्ग के होते हैं, वहां पर ये प्रभाव पैदा करके इन दो बड़े दलों को दिक्कत दे सकते। तो ये एक मोटे तौर पर मैं देखता हूं। लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन जो है वो अब उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह कभी अपेक्षाकृत मजबूत दिखा करता है। मध्य प्रदेश में बहुत पीक पे तो कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक वक्त था जब इनकी संगठन की और कुछ चीजों की बड़ी, अभी बहुजन समाज पार्टी में भी नेतृत्व को लेके कई बार बदलाव देखने को मिले, कई बार कुछ बातें ऐसी सामने आई जो एक पॉलिटिकल दल के बारे में कुछ नई राय पैदा कर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो है खंडित हुई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी अलग अलग उसके दो फाड़ हुए। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी संगठित नहीं, बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले तो वो और कम संगठित है। तो ऐसे स्थितियों में ये सिर्फ ये कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि ये या तो किसी और दल का जो आया राम गया राम वाला चुनाव के वक्त पैटर्न होता है, उसके जरिए किसी सीट को ज्यादा मजबूती से उस पर अपना शिकंजा बना सकते हैं। चलिए, बेहतर बात, बिल्कुल बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा। आया राम और गया राम पर जिस तरह से नजर है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अखिलेश यादव करीब 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश में रहे हैं। पहले मैं डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आता हूं। डॉक्टर संदीप सबलोग जी, जिस तरह से अगर देखा जाए इस बार का चुनाव, ये कहा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिर कांग्रेस के काफ़ी फाइटिंग जो पोजीशन है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक ये बात आ रही थी, जयस ने साथ दिया था आपका 2018 में, उसका फायदा आपको मिला, और फिर ये बात आई कि अब जयस अकेले लड़ेगी। लेकिन जयस के जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं और हीरालाल लावा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। अब बसपा और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस, क्योंकि अब नेट टू नेट की हम लगातार बात करें तो हर गठबंधन, हर दल जब मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं चुनौती उसकी दिखती है। ये चुनौती भरा हो सकता है कांग्रेस के लिए? राजेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर हमें समझना पड़ेगी। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शुरू से ताकतवर रही और प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के रूप में पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भाजपा,
एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के सामने रही और कई बार विपक्षी पार्टियों को भी सरकार चलाने का मौका मिला। इस बीच में आप देखिए कि 90 के बाद मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और यह प्रभाव आपको उस समय केवल और केवल विंध्य क्षेत्र में और आंशिक रूप से चंबल क्षेत्र में देखने को मिला। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप उठा के देखेंगे तो इन क्षेत्रों से बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व तो लगभग समाप्त हो गया। गोंडवाना पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल महाकौशल में ये दम भरने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं किसी भी पार्टी को प्रभावित करने की स्थिति में तो ये नहीं है। तो लब्बो-लुआब ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की जो तासीर है वो द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था पे पहले भी रही है और आज भी रही है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही होना है और मध्य प्रदेश की जनता भी काफी हद तक अब जागरूक हो चुकी है। वो इस बात को देखने का प्रयास करती है कि सत्ता में कौन पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो विधायक वो चुनेंगे या अपने वोट का उपयोग जो करेंगे उस वोट के उपयोग से उनको आगे चल के सत्ता के अधिकार भी प्राप्त हो, तब वो अपने वोट उस तरफ डाइवर्ट करने का काम करते। तो जहां तक बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक रूप से कम बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षण स्तर में पिछड़े हुए लोग हैं, उनपे अपना इस प्रभाव जमा। चलिए संदीप जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। गुंजन चौक से जी किस रूप में देखे इस चुनौती को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार, अगर 2018 की बात करें तो अगर कांग्रेस का लगभग 41% वोट शेयर था, लगभग उससे कुछ पॉइंटों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था, लेकिन सीटें आपकी पीछे थी। अब आप 51% वोट शेयर की बात कर रही हैं, लेकिन बीएसपी हो, गोंडवाना हो या फिर जयस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कैसे संभव है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा विनम्रता से बहुत नमस्कार। राजेश जी, मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगी। आपने बहुत सारी पार्टीज़ का नाम लिया, आपने आपका नाम लिया, आपने बीएसपी का नाम लिया, कांग्रेस चाहे हम उनकी बात करें, ये जितने भी विरोधी पार्टीज़ हैं ये क्या कर रही हैं? अगर हम आकलन करें तो ये किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हैं? ये लड़ाई लड़ रही हैं सिर्फ सत्ता का, ये लड़ाई लड़ रही हैं कुर्सी की, ये लड़ाई लड़ रही हैं चुनाव जीतने की और राजनीति की। लेकिन किसी ने भी, क्या एक भी विपक्ष के जो पार्टी है या जितनी पार्टीज आज सामने आ रही हैं, इन्होंने विकास की बात की, इन्होंने जनता की बात की, इन्होंने जनता के लिए क्या लेकर आए मध्य प्रदेश में उसकी बात की, या क्या इन्होंने किया उसकी बात की? अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने इतिहास की बात छेड़ी। अगर मैं इतिहास पे जाऊं राजेश जी, तो आज अगर मध्य प्रदेश का नाम कहीं लिया जाता है तो दो मध्य प्रदेश की छवि आती है। एक मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश है और एक मध्य प्रदेश है जो 2003 के बाद का मध्य प्रदेश है। 2003 के पहले के मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य किया है। क्या मिला उस मध्य प्रदेश को सिवाय बीमारू प्रदेश के टैग के? कुछ नहीं। लेकिन 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश आया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2003 से आज 2023 में आज हम खड़े हैं, पूरा मध्य प्रदेश की रूपरेखा, प्रारूप सब बदल के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य में आता है। आज टॉप 10 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम आता है। और ये सिर्फ कहने का नहीं है, कागजी नहीं है, ये दिखता है, ये जनता के लिए किया है, ये जनता की सेवा है, ये जनता का विकास है। आज हर वर्ग में मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, आज 30 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। आज 3,62,00,000 आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं। आज अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं, 40 लाख से ऊपर गरीबों को उनका पक्का मकान दिया गया है। मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करूं, अब रीवा सोलर पावर प्लांट देखिए, एशिया में नंबर 1 है। थर्मल पावर प्लांट देखिए। किसानों की योजना की बात करूं, आज किसानों के लिए कितनी योजनाएं निकाली हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। पहले किसान सिर्फ अन्नदाता थे, आज मध्य प्रदेश में किसान ऊर्जा दाता है। आज किसान ऊर्जा पैदा करके ऊर्जा दे रहे हैं। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भोपाल हमारे मध्य प्रदेश से जाती है। तो आज आप देखिए, मैं एक ऐसे सुनहरे मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। यहाँ की जनता का जो प्यार और विश्वास मिला, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर की बात कर रहे हैं,
उन्हें कोई थर्ड फ्रंट या किसी का फर्क नहीं पड़ता। जो काम किया है उससे वो वोट शेयर 51% ले जाएंगे। संदीप जी, निश्चित रूप से राजेश जी, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम भले ही गुलाबी है, लेकिन हर वादा झूठा और हर दावा किताबी है। मेरी बहन गुंजन चौक से अभी कह रही थी, जिस थर्मल प्लांट की बात कर रही थी, बहन जी आपको पता है इस थर्मल प्लांट को किसने शुरू किया था? दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 2001 में, जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो चुका था, हमारे पास बिजली की कमी आ रही थी, तो इस थर्मल पावर प्लांट को शुरू करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था, जिसमें लेबल लगाने का आप काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन आयुष्मान कार्ड की बात कर रही है, उन आयुष्मान कार्ड में कोरोना के मुर्दों के नाम पे पैसा निकालने का पुण्य माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जिन मुद्दों पे बात कर रही, मैं उन पे ही बात करूंगा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो जाने के लिए मैं आपको और आपकी पार्टी को बधाई देता हूं। आप सुशासन की बात करते हैं, भगवान महाकाल, भगवान ओंकारेश्वर, पन्ना के भगवान जुगल किशोर के मंदिरों में निर्माण और विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा गैस सिलेंडर, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बेचने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में युवाओं के मुंह से रोजगार छीनने, हाथ से रोजगार छीनने और मुंह से निवाला छीनने वाला घोटाला, मैं आता हूं, पटवारी परीक्षा घोटाला, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, घोटाला और अतिथि विद्वानों में, चलिए आता हूं सब लोग जी, आता हूं, फिर मैं जवाब ले लूंगा गुंजन जी से जो आपने कहा। मैं से पहले मुद्दे पे आ जाता हूं आशीष जी के पास में। मैं जिसका विश्लेषण, जिसका एनालिसिस करने बैठा हूं, सीधे आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, थोड़ी बात को और आगे बढ़ा लेते हैं। आपने जहां पर खत्म बात को किया था कि आया राम गया राम, और मुझे लगता है कि 2023 में आया राम गया राम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और यही कारण है कि जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं इसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अखिलेश यादव आए थे, किस तरह से खजुराहो पहुंचे या अलग अलग जगहों पर रहे, उन्होंने उन नेताओं को टटोला। उन्होंने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे कांग्रेस के हो, उनको टटोला है। जब बात 41% से बढ़ाने की बात होती है, नेट टू नेट वोट शेयर की बात होती है, तो आशीष जी नहीं लगता कि ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं? हालांकि दो दली ही रही है अगर इलेक्शन को देखा जाए मध्य प्रदेश में, लेकिन 23 में ये चीजें मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्ट डाल सकती हैं। आशीष जी। हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। यदि इनका गुणा भाग थोड़ा सा असर करेगा, तो जैसा मेरा आकलन है कि जो बड़ी दो पार्टियां हैं, जो मध्य प्रदेश में अभी 2 पार्टियों का सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम के तहत जो मध्य प्रदेश चलता है, और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मिजाज ऐसा कभी सामने अभी तक तो नहीं आया है कि उन्होंने तीसरे फ्रंट को बहुत ज्यादा तरजीह दी है। जो सीमावर्ती इलाके होते हैं बड़े दलों के, वहां पर ये चीजें अभी तक जो है वो इसी तरह आई हैं। एक बार आपको एक छोटा सा जिक्र कर दूं कि जब काशीराम भोपाल आए थे, मेरी उनसे बहुत पहले की बात हुई थी, जब उन्होंने भोपाल में एक रैली की, तब उन्होंने बात कही थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी की जो संभावना और विस्तार मध्य प्रदेश में देखता था वो नहीं मिला, और जहां मुझे कम उम्मीद थी उत्तर प्रदेश, वहां मुझे ज्यादा बेहतर जमीन मिली। तो ये बात है। तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं का जो उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो इसलिए मध्य प्रदेश के मतदाताओं का ऐसा माइंडसेट अभी तक सामने नहीं आया कि वो किसी तीसरी पार्टी के उभार को इतनी ज्यादा तरजीह दें या वो उसको उभार दें। लेकिन ये जो सारे दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये सिर्फ अपनी उपस्थिति बनाने भर की कोशिश करते हैं, और इनका जो बड़ा रोड मैप बहुजन समाज पार्टी का या समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा और हसरत सामने आई है, लेकिन उनका जो रोड मैप है, जो उनकी हौसले हैं, वो भी पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं। तो मध्य प्रदेश में ये चीजें हैं जहां तक लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा या कांग्रेस इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, निश्चिंत हो जाए, क्योंकि इनके जब प्रत्याशी बड़ी मात्रा में उतरेंगे तो विधानसभा चुनाव में जो नतीजे होते हैं वो 200, 500, 1000, 2000, 5000 वोटों से नतीजे प्रभावित होते हैं। तो किसी पॉकेट में, किसी सीटों पर यदि ये 500, 1000, 2000 वोट काट लेंगे, तो इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं, दोनों में से कहीं ना किसी को मुश्किल हो। तो मध्य प्रदेश में जरूरत यह है कि ये दो जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, ये अपनी विश्वसनीयता पैदा करें। भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता के तहत 3 चुनाव जीते हैं, लेकिन 2018 का झटका भाजपा के लिए सामने है।
भाजपा उसी से सबक लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और ज्यादा मजबूती से अपने घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस के पास 2018 की जीत का आत्मविश्वास है। तो ये दो पार्टी जब अपनी विश्वसनीयता और अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगी, तभी तीसरी शक्तियां जो है तथा तीसरी पार्टियां उससे अप्रभावित रहेंगी। वरना मध्य प्रदेश में भी जब बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों से लोगों की अगर विरक्ति होती है या कोई इस तरह का सेंटिमेंट उभरता है, तो ये यहाँ पे भी खिचड़ी एक पॉलिटिकल सिस्टम बन सकता है। जी आप कर रहे हैं सीधे, जी बिल्कुल बेहतर बात कर रहे हैं। गुंजन चौकसे जी के पास में आ जाता हूं। गुंजन चौकसे जी, एक महत्वपूर्ण बात, जब हम बात थर्ड फ्रंट की कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, और ये जिस तरह से दिख रहा है, आपकी दो या एक छोटी सी एक सिंगल नाम आया था, 3 सूची जो आई हैं, उसके बाद कई तरह की नाराजगी अलग अलग क्षेत्रों पर देखी गई है। और कई मेरे सामने बुंदेलखंड या अलग कई जगहों के ऐसे उदाहरण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से झंडा थामे रहे हैं और उनकी नाराजगी इस तरह से सामने आई कि वो कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहे हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहे हैं। इसको कैसे, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ इस पर नजर है आपकी? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बहुत फिक्स उद्देश्य है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य है। वो लक्ष्य सिर्फ एक है, जनता की सेवा, जनता का विकास। उस लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से ये चुनाव लड़ रही है। उसमें नीति रणनीति दोनों का सामंजस्य बैठाकर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के मैदान में आई है। आपने देखा, हमने 3 लिस्ट जारी की। अगर हम लिस्टों का अवलोकन करें तो हमने वरिष्ठ जनों को जगह दी, हमने नए चेहरों को जगह दी है, हमने अनुभव को जहां स्थान मिला है वहां पे नई ऊर्जा को स्थान मिला है। ये सामंजस्य बैठाकर भारतीय जनता पार्टी आज सामूहिक रूप में सामने आई है, एक परिवार के रूप में सामने आई है। लेकिन देखिए, एक परिवार में भी जब 4 लोग साथ रहते हैं तो थोड़ा सा ऊंच नीच होती है। इससे कहीं कोई भी डैमेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक रूप से सामने आई है, जनता के बीच आई है, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता के दिल में बसी हुई है। वो जनता जहां पे सिर्फ कागजी रूप में नहीं चल रहा है, यहाँ पर विकास दिखता है। चाहे हम बहनों का विकास देखें, आज 125 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। अगर हम बच्चियों का विकास देखें, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पर छेड़खानी के केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। मध्य प्रदेश की आप किसी भी सेक्टर की अगर हम बात कर लें, वहां पर यहाँ की जनता को सेवा मिली है और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा। चलिए गुंजन जी, वक्त की कमी, एक छोटा सा कमेंट्स संदीप जी से ले लेता हूं। संदीप जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर 10 से 12 सीटें कांग्रेस, माने जो चीज वो कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटें कांग्रेस उनको देती है तो वो हर जो अदर्स विधानसभा है उनको सपोर्ट करेंगे। पहले जयस अलग लड़ने की बात कर रहा था, हीरालाल अलावा कह रहे हैं कि अब नहीं, कांग्रेस से कहने की बातचीत है। क्या कांग्रेस मानती है कि बिना इस तरह की चीजें करे नैया पार होने वाली नहीं है? राजेश जी, पिछला चुनाव हमने अपनी दम से कांग्रेस ने अकेले लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का भी काम किया था। ये अलग बात है कि इन्होंने सौदेबाजी और खरीद फरोख्त से हमारी सरकार को गिराने का काम किया। ये चुनाव भी हमारे लिए धर्म युद्ध की तरह है, और धर्म युद्ध में यदि कोई कृष्ण बन के हमारे साथ आता है तो उसको हम सौंप के और उसके साथ चलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे वो मध्य प्रदेश में सारे लोगों को मान्य होगा। हम तो केवल धर्म युद्ध लेके चल रहे हैं कि हमारी लड़ाई उन कौरवों के साथ है जिन्होंने अनीति के साथ सत्ता के वरण को, सत्ता को छलने का, सत्ता को हरण करने का काम किया, और हम पांडवों की तरह इस धर्म युद्ध के साथ मैदान में है। एक बार फिर हम जीत की ओर मुहाने पे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए, तो जीत के दावे हैं, वादे। गुंजन जी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में गुंजन जी, वक्त कम है। कांग्रेस का एक यही बहुत बड़ा नुकसान है कि कांग्रेस हर चीज को अपना वॉर समझती है, हर चीज को युद्ध का मैदान समझती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को भी युद्ध का मैदान समझा है। वही आज आपने बात सुना, आपने प्रवक्ता। चलिए, तो तीनों मेहमानों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। वक्त की कमी है, और जिस तरह से एमपी में थर्ड फ्रंट लगातार ताल ठोकते हुए दिख रहा है, ये देखना होगा कि ये तीसरे मोर्चे का जो गुणा गणित है वो किस पार्टी के लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होता है। ये आने वाला वक्त और समय बताएगा। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।